तो नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक और नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश में बहनों का इंतजार समाप्त और नई एएनएम भर्ती का विज्ञापन हुआ जारी। आवेदन फॉर्म भरने शुरू। पदों की संख्या 5272 है। इस वीडियो में दोस्तों इस भर्ती से संबंधित कंप्लीट जानकारी आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की सही सटीक और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, देख लेते हैं आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो जो उत्तर प्रदेश में एएनएम की नई भर्ती के विज्ञापन से संबंधित है। कंप्लीट जानकारी मिलेगी, पैसेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, फाइनली उत्तर प्रदेश में एएनएम की नई भर्ती का विज्ञापन यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया है, जिसका ऑफिशियल विज्ञापन आप सभी लोग यहां पर देख रहे हैं। देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, विज्ञापन संख्या 11, परीक्षा 2024, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन 14/10/2024 को जारी किया गया है, यानी आज की डेट में ही जारी हुआ है। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा करने की प्रारंभ होने की तिथि है 28/10/2024, यानी 28 अक्टूबर से आवेदन फॉर्म भरने शुरू होंगे। ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा या आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है 27/11/2024, यानी 27 नवंबर आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम डेट फिक्स की गई है। इसके साथ साथ शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि जो है वो 4/12/2024 रखी गई है, यानी 4 दिसंबर तक आप शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। यहां पर आप सभी लोग इससे जुड़ी हुई आगे की जानकारी भी देख लें। विशेष कथन, उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27/11/2024 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 27/11/2024 तक आपके उसके पश्चात विलंबतम 7 दिवस के अंदर अर्थात 4/12/2024 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमान्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं आगे की जानकारी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 11, परीक्षा /2024, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा /11 के अंतर्गत परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रण अधीन स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के 4892 पद सामान्य चयन एवं 380 पद विशेष चयन सहित कुल 5272 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 5272 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा /11 है तो अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 यानी पीटी 2023 के बिहार पर यह वैकेंसी निकाली गई है कि स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 यानी पीटी 2023 में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम या नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा है तो शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया जाएगा, ये भी ध्यान रखना। परंतु यह कि जब तक आयोग इस तरह से जांच के अधीन व औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा है तो शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रेतर कार्रवाई आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम और निर्णय के अधीन रहेगी। अब यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं जो ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट सूचना है। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने तो ऑनलाइन आवेदन प्रणाली लागू है कि अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो ये ध्यान रखना है आप सभी को, आवेदन ऑनलाइन होंगे और आयोग की जो साइट है upsc.gov.in इसी पर आप सभी को आवेदन करना है।
अब यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि इस भर्ती में आपको आवेदन कैसे करना है, आवेदन की प्रक्रिया क्या है। तो अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upSSC.gov.in के होम पेज पर लाइव एडवर्टीजमेंट सेगमेंट के अंतर्गत संबंधित विज्ञापन पर क्लिक कर उक्त विज्ञापन को डाउनलोड या व्यू कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने के लिए समस्त प्रक्रियाएं एक बार में ही पूर्ण की जा सकती हैं। आवेदन की प्रक्रिया में अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित दिशा निर्देश नीचे दिए जा रहे हैं। अतः अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व आवेदन की प्रक्रिया को सावधानी पूर्वक पढ़कर भलीभांति समझ लें। तो यहाँ पे डिटेल्ड जानकारी दी गई है दोस्तों। तो देख सकते हैं आवेदन प्रक्रिया को से संबंधित जो डिटेल्ड जानकारी है, अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़े और भली बात समझ ले कि विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य यानी शैक्षिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएं धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। दूसरा पॉइंट है, अभ्यर्थी को आवेदन की अंतिम तिथि यानी 27/11/2024 तक संबंधित आवश्यक अनिवार्य अर्हता, शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं तथा तत्संबंधी प्रमाण पत्र जो है धारित करना अनिवार्य है। तीसरा पॉइंट है, आरक्षण या आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित जो श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट में मुद्रित वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र या आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जो आवेदन की तिथि तक अथवा विज्ञापन में उल्लिखित आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो अवश्य प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब उन्हें प्रमाण पत्र आयोग में प्रस्तुत करना होगा। चौथा पॉइंट है, जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर है यानी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन के इच्छुक हैं, इन आवेदकों से अपेक्षित है कि वह आवेदन से पूर्व दिनांक 1/4/2024 से 27/11/2024 आवेदन की अंतिम तिथि के मध्य निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 से तो मान्य हो को धारित करना सुनिश्चित करें। इस श्रेणी के आवेदकों को उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 2 के शासनादेश संख्या यहाँ पे मेंशन किया गया है द्वारा निर्धारित रूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। कृपया विज्ञापन के प्रस्तर 11.14 का अवलोकन करने का कष्ट करें। विज्ञापित पद के लिए केवल एक ही आवेदन आप सभी को करना है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। अब यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे कि आवेदन प्रक्रिया संबंधी जो आप सभी लोगों के लिए दिशा निर्देश है उससे जुड़ी जानकारी। तो दोस्तों यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया संबंधी दिशा निर्देश जो जारी किए गए वो क्या है, तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण या लॉगिन जो है वो होना चाहिए। यानी अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु तो 2 विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। एक तो है व्यक्तिगत विवरण के साथ अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधी विवरण व श्रेणी संबंधी विवरण भरकर आवेदन हेतु लॉगिन कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर है वह है ओटीपी के माध्यम से। ओटीपी के माध्यम से कैसे लॉगिन कर सकते हैं, तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के रजिस्ट्रेशन नंबर के सापेक्ष रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर प्रेषित किए गए ओटीपी के माध्यम से आप लॉगिन करके आवेदन कर सकते हैं। आवेदन यहाँ पर जो कैसे करना है, तो लॉगिन करने के उपरांत इस भाग में अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधी विवरण, श्रेणी, ईडब्ल्यूएस, क्षेत्र आरक्षण से संबंधित विवरण, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल आदि का विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे। दूसरा पॉइंट, इस भाग में अभ्यर्थी को विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता से संबंधित विवरण भरना होगा। अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक योग्यता धारण करने के संबंध में यस या नो विकल्प का चयन करने के उपरांत बोर्ड, संस्था, विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, सर्टिफिकेट, रोल नंबर, अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि तथा प्राप्तांक संबंधी विवरण अंकित किया जाना होगा। तीसरा पॉइंट जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो है अभ्यर्थी को उपयुक्त सूचनाएं भरने के पश्चात रजिस्ट्रेशन पेज पर नीचे की ओर इंटर वेरिफिकेशन कोड में दिखाए गए वेरिफिकेशन कोड की प्रविष्टि करने के पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। फॉर्म सबमिट होते ही अभ्यर्थी का आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा जिसमें 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर सहित अन्य विवरण होगा। अभ्यर्थी इसकी एक प्रति मुद्रित कर अपने पास सुरक्षित रखे जिसे आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं फोटो और हस्ताक्षर के लिए इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में अपलोड की गई फोटो तथा हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी फोटो तथा हस्ताक्षर व्यू करने के उपरांत कंटिन्यू बटन को क्लिक करके अगले पृष्ठ पर चले जाएंगे। इसके बाद अन्य विवरण में देख सकते हैं इस भाग में अभ्यर्थी को अधिमानी अर्हता यानी यदि कोई हो तो के संबंध में यस या नो वैसे किसी एक विकल्प को चुनना होगा। इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में दर्ज किया गया स्थायी व पत्राचार का पता भी स्वतः प्रदर्शित होगा। इसके बाद आप सभी लोगों की एक घोषणा यानी डिक्लेरेशन होगा और
डिक्लेरेशन में आपको टिक करते हुए सेव एंड प्रोसीड पर आगे क्लिक करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता पर्चा 2023 में दर्ज विवरण तथा इस आवेदन के समय अनिवार्य एवं अधिमान्य अर्हता संबंधी अंकित की गई समस्त प्रविष्टियों और विवरणों को प्रीव्यू पृष्ठ पर देखा जा सकेगा। सहमति की दशा में अभ्यर्थी द्वारा प्रोसीड एंड पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन पर क्लिक करके आगे की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण की जानी होगी। तो ये पूरा आवेदन करने का प्रोसेस यहाँ पर था। इसके बाद यहां पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन ये आपको फीस पेमेंट के बाद ही कर पाएंगे। फीस पेमेंट आपका जब हो जाएगा उसके बाद आप जो है पूरी तरीके से फाइनल सबमिशन कर पाएंगे अपने आवेदन फॉर्म का। और जब फाइनल रूप से आपका सबमिट हो जाएगा तो आप एक प्रिंट आउट निकालकर अपने पास उसकी रख लें और उसके बाद जो है आगे यहां पर आप अपनी कार्रवाई सुनिश्चित कर सकते हैं। अब यहां पर आवेदन शुल्क के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो देख लीजिए श्रेणीवार आवेदन शुल्क और प्रोसेस के बारे में जानकारी दी गई है। तो आवेदन शुल्क यहां पर किसी भी कैटेगरी के लिए कोई नहीं रखा गया, ये अच्छी बात है। लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क जो है वो रखा गया है, यानी अनारक्षित वर्ग सभी के लिए 25, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 25 रुपए, अनुसूचित जाति के लिए 25 रुपए, अनुसूचित जनजाति के लिए 25 रुपए। तो ये सभी के लिए कुल मिलाकर के 25 रुपए का शुल्क रखा गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिकों, महिला दिव्यांगजन एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी अभ्यर्थियों द्वारा 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। यानी इसके बाद आपको मुख्य परीक्षा के लिए शुल्क जो है वो उन्हीं अभ्यर्थियों को जमा करना पड़ेगा जो शॉर्ट लिस्ट होकर के आएंगे मुख्य परीक्षा के लिए। और मुख्य परीक्षा शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा है तो परीक्षा शुल्क का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व करना होगा। इसके बाद यहां पर आगे जो है फॉर्म का प्रिंट आउट लेना। सारा प्रोसेस जब आपका कंप्लीट हो जाए तो आप अपने जो आवेदन फॉर्म आपने भरा है उसका प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रख लें। आवेदन में संशोधन किसी भी तरीके का आप करना चाहें तो कर सकते हैं, उसका प्रोसेस भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। किन किन पोर्शंस में आप जो है संशोधन कर सकते हैं और किन में नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ये पॉइंट मेंशन किए गए हैं और इन विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर। इसके बाद है आवेदन पत्र में अनुमान्य संशोधन इस विज्ञप्ति के उल्लिखित संशोधन की तिथि 27/11/2024 तक ही किया जा सकता है, यानी जो डेट फिक्स की गई तभी तक ही किया जा सकता है। यहाँ पर पदों का विवरण जो दिया गया है कैटेगरी वाइज उस पर नजर डाल लेते हैं, यानी किस कैटेगरी के लिए कितने पद इस भर्ती में रिक्त हैं वो पूरी डिटेल्ड जानकारी यहाँ पर दी गई है जिसमें आप सभी लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं विभाग का नाम, पद नाम और वेतन बैंड या ग्रेड पे, और यहाँ पे जो है वर्ग वाइज पदों की संख्या मेंशन की गई है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं सबसे पहले आता है परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से 2399 पदों पर भर्ती होनी है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये पूरा डिटेल्ड जानकारी जो है वो दी गई है। किसके लिए वो दी गई है? सबसे पहले आरक्षित अनारक्षित वर्ग है, उसके बाद अनुसूचित जाति, उसके बाद अनुसूचित जनजाति, उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग है और उसके बाद ईडब्ल्यूएस है और सबसे लास्ट में कुल पद दिखाए गए हैं। तो कुल पद 4892। ये क्या है? ये परिवार कल्याण एवं महानिदेशालय की तरफ से जारी किए गए हैं, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कितने पद किसको दिए गए हैं, पूरा डिटेल्ड यहाँ पर डाटा दिया गया है। आगे जो परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश की तरफ से जो पद जारी किए गए हैं इसमें आप सभी लोग देख सकते हैं अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कोई पद नहीं रखा गया है और यहाँ पर जो ये हैं ये केवल और केवल यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के 380 पद हैं और इन पर नियुक्ति की जानी, बाकी अन्य किसी कैटेगरी में कोई पद यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो इस तरीके से कुल 5272 पदों पर भर्ती का यह विज्ञापन निकाला गया है एएनएम की भर्ती के लिए। आगे दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं सारणी 2 कुल विज्ञापित पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का विवरण दिया गया है। तो आरक्षण 2 प्रकार से लगता है, क्षैतिज और लंबवत, और यहाँ पे इसकी डिटेल्ड जानकारी दी गई है और यहाँ पर आरक्षण संबंधी जो प्रावधान है उनके बारे में भी डिस्कशन किया गया है। अगर आप इस ऑफिशियल विज्ञप्ति को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां पर इसे अपलोड कर दिया गया है जिसे आप यहाँ पर आसानी से इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आगे देखते हैं यहाँ पे शैक्षिक योग्यता के बारे में जो बात की गई है। उत्तर प्रदेश से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पुरुष और महिला राजपत्रित सेवा नियमावली 2018 के भाग 4 नियम 8 के अनुसार सेवा में स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के पद पर सीधी भर्ती के लिए निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक है। पहला है अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो, यानी इंटरमीडिएट आप पास होने चाहिए। दूसरा
अभ्यर्थी ने भारतीय परिचर्या परिषद के संनियमों के अनुसार 1 वर्ष 6 माह 2 वर्ष का सहायक नर्सेज एंड मिडवाइफ यानी एएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, प्रसूति से संबंधित 6 माह का प्रशिक्षण सहित सफलतापूर्वक अवश्य पूर्ण कर लिया हो और जो उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ से विधिवत पंजीकृत हो, ये ध्यान रखना। इसके साथ साथ अधिमानी अहर्ताएं भी यहाँ पर कुछ फिक्स की गई हैं, उनको आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट भी मेंशन किए गए हैं जिसे आप सभी लोग देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों यहाँ पर आयु की अगर बात करें तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि इसके लिए एज लिमिट क्या फिक्स की गई है। और अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर की वर्ष जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जाए 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक ना हो, यानी 18 मिनिमम और मैक्सिमम 40 रखी गई है। लेकिन इसमें आप सभी को बता दें, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण के नियमों के अकॉर्डिंग जो है वो इसमें छूट दी जाएगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चयन का आधार क्या होने वाला है ये देख लीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्नगत पदों पर चयन उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 की अधिसूचना संख्या जो यहाँ पर मेंशन की गई, जिसे आप सभी लोग देख सकते हैं, उसके अंतर्गत जो है का 2015-13/19/2015 दिनांक 11/5/2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह के पदों के लिए सीधी भर्ती नियमावली 2015 उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 2 की अधिसूचना संख्या जो है वो मेंशन की गई। इसके साथ साथ आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश अवर स्त्री पदों पर सीधी भर्ती नियमावली 2017 में उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या यहाँ पे मेंशन किया गया द्वारा अपनाई गई नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं 2 स्त्री परीक्षा प्रणाली के अनुसार, जिसके अंतर्गत मुख्य परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है जो आयोग के प्रारंभिक परीक्षा 2023 में सम्मिलित हो तथा उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक राजपत्रित सेवा नियमावली 2018 के अनुसार की जाएगी, जिसके अनुसार चयन का आधार लिखित परीक्षा होगा, यानी रिटर्न एग्जाम के आधार पर यहाँ पर होने वाला है आप सभी का सिलेक्शन। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं लिखित परीक्षा है तो परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम क्या है। विज्ञापन संख्या 11 परीक्षा/2024 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा के 11 के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के रिक्त पदों पर चयनित कार्मिक अनुभाग 3 उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या 1339/47-3/2021 दिनांक 3/11/2021 द्वारा अनुमोदित लिखित परीक्षा है। परीक्षा योजना पाठ्यक्रम अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञापन के साथ संलग्न है। प्रश्नगत विज्ञापन की लिखित परीक्षा की तिथि के संबंध में यथासंभव पृथक से आप सभी को सूचित किया जाएगा। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट यहाँ पर मेंशन किया गया है जिसे आप सभी लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों जो ये 5272 पदों पर भर्ती का विज्ञापन एएनएम के लिए निकाला गया है, उसकी जो है परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं जो डिटेल्ड जानकारी दी गई है जो परीक्षा योजना और सिलेबस रहने वाला है। तो यहाँ पर आप सभी को बता दें प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, कुल 100 अंक के लिए होंगे और 2 घंटे में आपको पूरा पेपर करना होगा। लिखित परीक्षा एक पाली की होगी जिनमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 तथा समय और 2 घंटे होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। लिखित परीक्षा है तो ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे जो प्रत्येक गलत उत्तर पर उस प्रश्न के पूर्णांक 1/4 अर्थात 25% होंगे, यानी 1/4 की माइनस मार्किंग इस एग्जाम में रखी गई है, ये आप सभी को ध्यान में रखना होगा। आप सिलेबस पर नजर डाल लेते हैं तो सिलेबस यहाँ पर क्या है, स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व, दूसरा है भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का वाह्य रूप एवं योजनाएं, तीसरा है SC PSC CSC और जिला अस्पताल संगठन, चौथा है स्वास्थ्य संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय WHO यूनिसेफ UNFPA UNDPA विश्व बैंक FAO DANIDA यूरोपीय आयोग, रेड क्रॉस, अमेरिकी सहायता, यूनेस्को, कोलंबो प्लान, ILO केयर आदि, राष्ट्रीय इंडियन रेड क्रॉस, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया आदि। और 5वां जो है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कार्य एवं दायित्व, छठा है एएनएम के लिए आचार संहिता, 7वां है समुदाय के में लोगों की सलाह देने में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका, 8वां है स्वास्थ्य के लिए पोषण की आवश्यकता, पोषण एवं बीमारी, आपसी संबंध, और 9वां जो टॉपिक है वो है खाद्य पदार्थों का पोषण के आधार पर वर्गीकरण, 10वां है विभिन्न आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार, 11वां विटामिन और खनिज की कमी से होने वाले रोग और महिलाओं में पोषण जनित रक्ताल्पता, 12वां टॉपिक है 5 वर्ष तक के बच्चों का पोषण में एएनएम या FHW या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका, 13वां है मानव शरीर की संरचना और शरीर प्रणाली और उनके कार्य, 14वें नंबर का टॉपिक है शरीर की स्वच्छता, 15वां टॉपिक है मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, 16वां टॉपिक है संक्रामक रोगों की नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु सामान्य उपाय, 17वां जो है टॉपिक है वो संक्रामक रोग और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, 18वां टॉपिक है समुदाय में बीमारी की देखभाल, इतिहास लेना
शारीरिक परीक्षण महत्वपूर्ण लक्षण, और 19वां टॉपिक है ज्वर, महत्वपूर्ण संकेत, तापमान, नाड़ी श्वसन, रक्तचाप, और 20वां टॉपिक जो है वो है स्वास्थ्य में आयुष की भूमिका एवं घरेलू उपचार। 21वां टॉपिक है दवाओं का वर्गीकरण। 22वां टॉपिक है प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता। 23वां टॉपिक है सामान्य चोटें और बीमारियां। 24वां टॉपिक है कट और घाव, प्रकार, सिद्धांत और प्राथमिक चिकित्सा देखभाल। 25वां टॉपिक है शिशुओं और बच्चों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इसके आगे आप सभी लोग देख सकते हैं अन्य पूरी डिटेल्ड यहाँ पे जानकारी दी गई है कि बच्चों का शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास। 27वां टॉपिक है दुर्घटनाएं। 28वां है विशेष स्तनपान। 29 है विद्यालय स्वास्थ्य। 30वां है किशोरों के लिए यौन शिक्षा। 31वां है मासिक चक्र और उसके दौरान स्वच्छता। 32वां टॉपिक है किशोरावस्था में गर्भधारण और गर्भपात संबंधी जानकारी। 33वां टॉपिक है भ्रूण और नाल। 34वां टॉपिक है सामान्य गर्भावस्था। 35वां टॉपिक है सामान्य प्रसव के दौरान देखभाल। 36वां टॉपिक है नवजात की देखभाल। 37वां टॉपिक है गर्भावस्था की असामान्यताएं, और 38वां टॉपिक है गर्भपात, गर्भपात के प्रकार एवं गर्भपात के कारण। तो कुल मिलाकर के आपका जो सिलेबस है उसमें 38 पॉइंट को डिस्कस किया गया, और इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। और इसका यहाँ पे नीचे आप सभी लोग देख सकते हैं इंग्लिश में भी सिलेबस दिया गया है। तो ये आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं पूरी डिटेल्ड जानकारी इस वीडियो में डिस्कस की गई है। उत्तर प्रदेश में 5272 पदों पर एएनएम की भर्ती को के जो विज्ञापन जारी किया गया है उससे संबंधित जानकारी के बारे में अगर आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है इस भर्ती को लेकर के तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय जय भारत, वंदे मातरम।